स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर के आए हैं बीपीएससी 69वीं बिहार शिक्षक दोनों के लिए। ये तीसरा सेशन है। इसके पहले दो वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो बीपीएससी 69वीं का परीक्षा 30 सितंबर को होना है और शिक्षक भर्ती भी जल्दी होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो इतिहास विषय के प्रश्न हैं उनकी तैयारी कैसे हो, इसको लेकर के सजग रहिए, क्योंकि दोनों जगह जो है तैयारी लेवल पे दोनों जगह बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन गुजरात में जो स्थल है उसके नाम बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। देखिए, तो पहला है लोथल। ऑप्शन देखिएगा तो क्या है, लोथल। देखिए, लोथल, कालीबंगा, राखी घड़ी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। गुजरात में कौन सा स्थल है? सही जवाब क्या है? लोथल। सही जवाब है लोथल। देखिए, लोथल जो है एक बंदरगाह शहर था, ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या था? बंदरगाह था, डॉकयार्ड था। ठीक है, तो लोथल एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था जहाँ से व्यापार होता था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ पर विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। यहाँ से विदेश व्यापार, ध्यान रखना है। चलिए, कालीबंगा और राखीगढ़ी ध्यान रखना है। जो कालीबंगा है और राखीगढ़ी है, ये दोनों भी जो है आपका हड़प्पा कालीन स्थल है। और ये है कहाँ पर? क्या आप जानते हैं आप लोग कि कालीबंगा कहाँ पर है? बताइए, एनीबॉडी? नहीं। देखिए, कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी एनीबॉडी कोई बताइए? ये है हरियाणा में। हरियाणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? आसान सा सवाल है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। बताइए आंसर इसका। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है? बताइए जल्दी। वसुमित्र, महाकश्यप, अश्वघोष, कौन है या फिर कोई और? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है, जल्दी बताइए, ए वसुमित्र। सही जवाब क्या है? वसुमित्र। देखिए, सॉरी
वसुमित्र, महाकश्यप, अश्वघोष। देखिए प्रथम बौद्ध संगति में जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। इसको रीड कर लीजिएगा, ये नहीं हुआ, ठीक है। महाकश्यप। देखिए क्या था, तो बौद्ध संगति के बारे में जो है हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। बौद्ध संगति के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जान लीजिए कि कब कौन कौन था। टोटल 4 संगति हुए थे। ध्यान रखना है कि जो बौद्ध संगति थे कितने थे, 4 हुए थे। तो 4 संगतियों में से जो पहला संगति हुआ था वो हुआ था हमारा राजगृह में। पहला कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुआ, अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, ठीक है। कब हुआ था ये हुआ था 483 BC, 483 BC। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। राजगृह में हुआ था ये, अजातशत्रु के समय में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जो सेकंड है, सेकंड कब हुआ था, ये हुआ था आपका वैशाली में। दूसरा वाला जो बौद्ध संगति हुआ था वो वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी, सर्वकामी या फिर कहीं कहीं इसको साबरकामी बोलते हैं, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था, शासनकाल था कालाशोक का, कालाशोक के टाइम पीरियड में हुआ था। और कब हुआ था ये, तो इसका टाइम पीरियड था 383, 383 BC यानी ईसा पूर्व। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे पाटलिपुत्र वाले का, तो थे मोगलीपुत्तिस, मोगली पुत्तिस, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में जो हुआ था ये वाला था शासनकाल, शासनकाल था अशोक का, ठीक है। और टाइम पीरियड था 251 BC यानी कि ईसा पूर्व। अब बच गया चौथा, फोर्थ। तो चौथा हुआ था कुंडलवन, कुंडलवन। कुंडलवन में जो है इसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र, कुंडलवन में वसुमित्र ने इनकी अध्यक्षता की थी। शासनकाल किसका था पता है आप लोग को, ये था एरा कनिष्क का, कनिष्क, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था, तो फर्स्ट ईस्वी, फर्स्ट AD में, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी जो है आपका प्रथम बौद्ध संगति के बारे में जानकारी थी। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या तो आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इसके अध्यक्ष का नाम पूछ ले, किसके शासनकाल में हुआ ये भी पूछ सकता है, ठीक है। कहाँ पर हुआ ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ होता है कि प्रत्येक संगति में कुछ न कुछ हुआ है। जैसे पहले वाले में क्या हुआ, पहले वाले की बात करें, इसमें फर्स्ट वाले का राजगिरी में जो हुआ था उसमें कौन सा ऐसा कार्य किया इसे याद किया जाता है, तो वो याद करने लायक किया है कि उस समय सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था, कंपाइलेशन हुआ था।
पहले वाले में सूत पिटक और विनय पिटक, ये दोनों लिखा गया था, वहां पर कंपाइल हुआ था। ठीक है। दूसरे वाले में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, जिसमें स्थविर और महासंघिक, इसमें क्या हुए थे? स्थविर और महासंघिक, इन दोनों का विभाजन हो गया था। तीसरे वाले में क्या हुआ? अभिधम पिटक का संकलन हुआ। अभिधम पिटक, ठीक है। और चौथे वाले में क्या हुआ? ये जो कुंडलवन में हुआ, यहां पर जो है दो संप्रदाय में बट गया। बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान। अब समझिए, पहले वाले में दो टेक्स्ट कंपाइल किए गए, कौन कौन से बताइए? विनय पिटक और सूत पिटक। दूसरे वाले में विभाजन हुआ, किस किस में? दूसरी वैशाली में हुआ था, उसमें स्थविर और महासंघिक में विभाजन हुआ। फिर तीसरे में जब पाटलिपुत्र में आएंगे तो अभिधम पिटक का कंपाइलेशन हुआ। फिर चौथे में आएंगे तो हीनयान और महायान दो भाग में बट गए। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान के रूप में किस संगति में हुई, ठीक है, तो ध्यान रखना है चौथे वाले संगति में हुई थी, चौथे वाले में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था? किरातार्जुनीयम जो पुस्तक है उसने कौन लिखा है? इसका लेखक कौन है? देखिए, पहला ऑप्शन है भट्टी, शूद्रक, भारवी या इन दोनों से कोई एक। सही जवाब क्या है बताइए? किरातार्जुनीय। सही जवाब क्या है? सही जवाब है भट्टी। सही। किरातार्जुनीय पुस्तक लेखक कौन है बताइए जल्दी से। किरातार्जुनीय। देखिए, इसमें भट्टी ने क्या किताब लिखा है? भट्टी ने लिखा है भट्टी काव्य। इनका किताब का नाम है एक भट्टी काव्य। शूद्रक का जो महत्वपूर्ण किताब है उसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। और भारवी, भारवी कौन है? तो भारवी जो है, आपको देखेंगे कि भारवी किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये भारवी। अब देखिए, भारवी जो है पल्लव काल में, भारवी कहां पर है? पल्लव डायनेस्टी में है, पल्लव वंश के एरा में है ये। ठीक है, और सिंह विष्णु, पल्लव के स्थापना किसने किया? सिंह विष्णु। तो 575 ईस्वी में पल्लव वंश का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सिंह विष्णु के द्वारा किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कांची। कांची जो है इनकी राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? आसान सा सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
क्वेश्चन नंबर का विकल्प है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभ देव या अन्य। सही जवाब है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बौद्ध ज्ञान में हुआ था, लेकिन अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में, जहां पर एक लुम्बिनी नाम का गांव है, लुम्बिनी ग्राम, जो कि अपने नेपाल में बताया था कि नेपाल में है अब। ठीक है, तो 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? आप लोगों को बुद्ध के बारे में पता होगा कि 16 साल की नौजवान की उम्र में जो है अपना वो घर छोड़ दिए थे, और बाद में बहुत जगह भटकने के बाद जो है फाइनली बोध गया, जो कि ये जो बोध गया है ये निरंजना नदी के किनारे है। निरंजना नदी, ठीक है। पीपल का वृक्ष था जहाँ पर इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था। पीपल वृक्ष, इसी को क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी बताइए, आंसर बताइए इसका। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। सही आंसर क्या है? विजयालय। देखिए, तो चोल वंश, इस वंश की स्थापना कब हुई थी? चोल वंश की स्थापना आप देखेंगे कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना जो है पल्लव जो शासन थे उनके कह सकते हैं कि ध्वंसावशेष पर हुआ था। कौन हुआ था ये? 9वीं सेंचुरी में। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? विजयालय ने किया था। ये 850 से लेकर के 887 तक शासन किया इसने। इसकी राजधानी कहाँ थी? चोल वंश में विजयालय की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। तंजौर थी, जिसको तंजावुर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जान लीजिए कि विजयालय ने नर केसरी की उपाधि ली थी। किसकी? नर केसरी। नर केसरी की उपाधि ली थी सर, नर केसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुतुब मीनार, आप लोगों ने सुना होगा नाम कुतुब मीनार का। तो कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? यानी जाहिर सी बात है अधूरा बना होगा, तो अधूरा बनाने वाला कौन था और पूरा करने वाला कौन था? तो कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने की थी शुरुआत। इसने की थी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? जल्दी बताइए। सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। हुआ क्या था देखिए, कुतुब मीनार जब शुरुआत किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो इसका नाम रखा गया था, इसकी नाम कुतुब मीनार क्यों रखा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उनके एक बहुत बड़े सूफी संत थे उस समय, सूफी संत। यह नाम जो है सूफी संत के नाम पर रखा गया था, और उस सूफी संत का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार
काकी, ये नाम था। और इन्हीं के नाम पर जो है कुतुब मीनार का नाम पड़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार का केवल पहली मंजिल का निर्माण हो सका था। बाद में इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल बना दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शुरुआत जब किए थे तो केवल एक ही मंजिल बना पाए थे। इसको पूरा जो है, जो ऊंचाई अभी दिखाई देता है आपको 225 फीट वाला, उसको पूरा करने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। एक और चीज़ जान लीजिए यहीं पर कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में बिजली गिरने से, ये बारिश होती है ना तो बिजली ठंडका वगैरह गिरता है, तो वो जो है कुतुब मीनार पर गिर गया था, जिसके कारण जो 4th मंजिल है जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था वो गिर गया, नष्ट हो गया, जिसके कारण फिरोज शाह ने 2 छोटी मंजिल और बनवा दी। अब इस तरीके से जो है कुतुब मीनार में 5 मंजिल हो गई। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वो भी नोट कर लेना है। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक, इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ ऐसे समझिए। 1, 2, 3 और 4, ये 4 मंजिल बना हुआ है। तो हुआ क्या, ये वाला मंजिल जो है टूट के गिर गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, एक की जगह पर उसने क्या बना दिया, 2 मंजिल बना दिया। यानी पहले 4 मंजिल था तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया, उसको 5 मंजिल का बना दिया। तो पहले जहाँ पर 225 फुट ऊंचाई था, अब उसमें आप जोड़ दीजिए 9 फुट और, यानी कि 230। अभी जो कुतुब मीनार है वो 234 फीट ऊंचाई पर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए कुतुब मीनार है कहाँ, सबको पता होना चाहिए। कहाँ ये, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में कहाँ पर है, मेहरौली में है, दिल्ली के मेहरौली में है। और कुतुब मीनार जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बताइए आप लोग। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पहला है देवराय, हरिहर बुक्का, कृष्णदेवराय या फिर कोई और। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है, बताइए कौन सा? विजयनगर, हरिहर बुक्का। सही जवाब क्या है? हरिहर बुक्का। देखिए, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है, विजयनगर की जो स्थापना है 1336 में किया गया था। और जो हरिहर बुक्का है 2 लोग हैं, 1 लोग नहीं है, ध्यान रखना है। ये हरिहर अलग है और बुक्का अलग है। ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। ये दोनों भाई हैं। तो हरिहर और बुक्का दोनों मिल करके जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर का मतलब क्या होता है? विजय। विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। जीत का शहर, ठीक है, जीत का शहर। तो हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर की स्थापना करते हैं। और पिता का नाम उनका होता है संगम राजवंश की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। राजधानी कहाँ थी इनकी? हम्पी। ठीक है, हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य जो है
तुंगभद्रा नदी किनारे बसी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? पहला विकल्प है बाबर, अकबर, औरंगजेब या ये दोनों में से कोई एक। कौन सा होगा? बाबर, अकबर, औरंगजेब या कोई और? क्वेश्चन क्या है? किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? सर थॉमस रो। सही आंसर क्या है? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर। देखिए, सर थॉमस रो जो है इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जो है राजदूत बन के आया था, राजदूत। और जब भारत पहुंचा तब तक जो है यहाँ पर सत्ता बदल चुकी थी। ठीक है, तो सर थॉमस रो जो है राजदूत बन करके 1615 में भारत आया और इस समय जहांगीर जो है अकबर के बाद शासन संभाल रहा था। ठीक है, इसके पहले 1608 में हॉकिंस, कौन आया था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये भी जब आया था तो कौन था यहाँ पर सत्ता में? जहांगीर। ठीक है, तो सर थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था, विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब बताइए। आइन ए अकबरी। सही जवाब है अबुल फजल। अबुल फजल। देखिए, तो आइन अकबरी यानी कि आइन मतलब क्या होता है? विधान। यानी इसका अगर सही अर्थ लिखेंगे हम लोग तो क्या मतलब निकलेगा? अकबर का विधान, यही इसका अर्थ निकलेगा। यह फारसी भाषा में लिखी गई। अकबर का विधान कहाँ लिखी गई? फारसी भाषा में लिखी गई। ठीक है, अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बता रहा हूं आप लोगों को। आपने नाम सुना होगा अकबरनामा। अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा जो है अबुल फजल की कृति है। तो अकबरनामा जो है इसको 3 पार्ट में बांटिए आप। 3 खंड है अकबरनामा में। कितने खंड है? अकबरनामा में टोटल 3 खंड हैं और उसी 3 खंड में से एक खंड जो है आपका आइने अकबरी है। तो प्रथम खंड में बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है। पहले खंड में क्या है? बाबर और हुमायूं, ध्यान रखना है। इसके बारे में चर्चा मिलेगा पहले वाले खंड में। दूसरे खंड में अकबर के 46 ईयर का वर्णन है। अकबर के शासनकाल के 46 वर्ष, इसका वर्णन मिलेगा आपको। और तीसरे खंड में जो है ये आपका आइने अकबरी मिलेगा। आइने अकबरी। ठीक है, तो अंतिम भाग में अबुल फजल की जीवनी वर्णित है। आइने अकबरी कहता है और अंतिम भाग चलिए
समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? पटना में है, गया में है, या पावापुरी में है, या इनमें से कोई है? तो शेर शाह का मकबरा जो है इनमें से कहीं नहीं है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में है। कब बना था ये? 16 अगस्त 1545 को यह बनकर तैयार हुआ था। शेर शाह सूरी, जो शेर शाह है, इसको हम लोग जो है बिहार के पठान के नाम से भी जानते हैं। बिहार के पठान के नाम से भी जानते हैं। यह मकबरा जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का है बना हुआ। इंडो इस्लामिक लाल बलुआ पत्थर से बना है, वर्गाकार पत्थर पे बना है, ठीक है। और इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। कनिंघम ने शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है, कनिंघम महोदय ने। तो ये हमारे बिहार पीसीएस में जो तैयारी कर रहे हैं लोग, उनको ध्यान रखना है कि ये कोटेशन जो है कनिंघम ने कहा शेर शाह का मकबरा ताजमहल से भी सुंदर है। ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? कनिंघम ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ध्यान से पढ़िए। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? बंगाल में, मद्रास में, बंबई में, या फिर कहीं और? सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या बताइए? रैयतवाड़ी, मद्रास, बी। देखिए, भारतीय धरती पर जब ब्रिटिश आए और शासन करना शुरू किया, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन कैसे किया जाए, रिवेन्यू कैसे जनरेट करके कलेक्ट किया जाए। तो डिफरेंट जो है सेटलमेंट किया, जिसमें पहला सेटलमेंट था अस्थाई बंदोबस्त का, ठीक है। दूसरा था रैयतवाड़ी, और तीसरा था महालवाड़ी। ये 3 तरीके थे इनके पास रिवेन्यू कलेक्ट करने के, ठीक है। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है ये तो बंगाल में लागू किया गया, बंगाल और कुछ अन्य क्षेत्रों में। रैयतवाड़ी जो है मद्रास वाले एरिया में लागू कर दिया गया। यानी कि अगर हम रैयतवाड़ी की बात यहाँ पर करें, क्योंकि क्वेश्चन रैयतवाड़ी पर है, तो रैयतवाड़ी का जो जन्मदाता है उसका नाम है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो और रीड, ये दोनों मिल करके जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कैप्टन रीड के प्रयास से लागू होता है। वो कहाँ लागू होता है? मद्रास में। वहाँ पर एक 12 महल जिला है, वहाँ पर लागू होता है। तमिलनाडु के अलावा यह व्यवस्था जो है बाद में देखेंगे आप कि बम्बई में लागू हुआ। इसके अलावा पूर्वी बंगाल में लागू हुआ, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल,
असम, कर्नाटक, इन तमाम जिलों में जो है एरिया में लागू हुआ। कहा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है पूरे भारत का जो उसके शासन क्षेत्र में था उसका 51% एरिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो मलिकाना हक है वो रैयत यानी कि किसान के पास था। किसान जो है मालिक था इसका, कोई बिचवान नहीं था। जिसमें जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, उसका उपज का 55% से लेकर के 63% तक उत्पादन का जो है आपका ले लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को किसने इसके रूप में डिनोट किया है? सही जवाब क्या है बताइए? सही जवाब है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो पहला जो विद्रोह था एक संगठित विद्रोह था ये। इसके पहले भी विद्रोह हुए थे, लेकिन 1857 का विद्रोह जो है एक संगठित विद्रोह था और पहले के मायने में ज़्यादा व्यापक भी था। तो विनायक दामोदर सावरकर ने पहली बार इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसके अलावा और कई सारे कोटेशंस हैं, जैसे इन्होंने तय कर दिया। आरसी मजूमदार ने क्या कहा? आरसी मजूमदार ने कहा कि यह न ही प्रथम है, इनका कोटेशन है न ही प्रथम, न ही राष्ट्रीय, ठीक है, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ये किसका का नाम है? आरसी मजूमदार का। इसके अलावा और भी कई लोग हैं, जैसे यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने कहा था? बेंजामिन डिजरेली ने, डिजरेली, ठीक है। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस होते हैं उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी या कोई और? सही जवाब है एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। कब बनी थी बताइए जल्दी से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट तो है, लेकिन कौन से अध्यक्षता की थी ये पहली अध्यक्षता? इन्होंने 1917 कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्लियर? अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन चेंज कर दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, यहाँ जोड़ दे भारतीय, प्रथम भारतीय अगर जोड़ दिया गया तो ये ध्यान रखना है, भारतीय में प्रथम होंगे कौन? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो हैं 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन आते हैं बारी बारी से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होंगे एनी बेसेंट, और क्वेश्चन पूछा जाए
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो होंगी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत बताइए। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योति फुले या फिर कोई और? बहिष्कृत भारत, सही जवाब क्या है? बी, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। देखिए, तो बहिष्कृत भारत जो है एक जर्नल था और इसकी स्थापना जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पाक्षिक पत्रिका के रूप में की थी। ये पत्रिका जो है 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना शुरू हुई थी। बी आर अम्बेडकर, आपको पता होगा कि संविधान निर्माता हैं। इन्होंने कई सारे किताब लिखी हैं, साप्ताहिक पत्रिकाएं चलाई हैं, ठीक है। इसमें मूकनायक, जनता, ये दोनों जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके अलावा कई सारे पैम्फलेट लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो डिप्रेस्ड इंडिया जो है, ये जो है किसने लिखा? बाबा साहब अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी सहगल, जयप्रकाश नारायण या फिर कोई और? फॉरवर्ड ब्लॉक, सही जवाब क्या है? सुभाष चंद्र बोस। देखिए, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1939। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया था। बाद में 1939 में जो डिस्प्यूट था, 1939 में जगह था त्रिपुरी सम्मेलन। त्रिपुरी की जगह पे जो हमारा कहाँ पर है ये? त्रिपुरी, एमपी। तो त्रिपुरी में जो अधिवेशन होना था उसके भी अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी जो है इनको पसंद नहीं किए शायद, और इनकी जगह पर जो है पट्टाभी सीतारामैया को उम्मीदवार बनाया गया और चुना गया। तो गांधी जी ने कहा कि अगर पट्टाभी सीतारामैया हार जाएंगे तो समझे कि ये मेरी हार है। उसके बाद जो है इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया और फाइनली जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया गया। तो क्वेश्चन अगर आता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यदि इस्तीफा दिया गया तो इस्तीफा देने के बाद किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के सभी पदों से 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, 3 साल के लिए हटा दिया गया। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन एक आएगा, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस के हटने के बाद, इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो नाम क्या आएगा जल्दी बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद जीना, लियाकत अली खान, सरदार पटेल या कोई और? जल्दी बताइए। तब तक आप जान लीजिए कि जो अंतरिम सरकार क्या थी और कब बना था। देखिए, अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को
पंडित नेहरू की लीडरशिप में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। तो अंतरिम सरकार की घोषणा जो है 24 अगस्त 1946 को हुआ था और नेहरू जो है इसके हेड थे। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के मेंबर शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बाद में, शुरुआत में इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो है 26 अक्टूबर 1946 को इसमें 5 मेंबर मुस्लिम लीग के शामिल हुए। कितने? 5 सदस्य। शुरुआत में शामिल नहीं हुआ था, बाद में 5 लोग शामिल हुए और मुस्लिम लीग को वित्त मंत्रालय जैसा इंपॉर्टेंट पद दिया गया। वित्त मंत्रालय किसके पास गया? मुस्लिम लीग के पास। ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो है वित्त मंत्रालय लियाकत अली खां को जो है सौंप दिया। तो अंतिम सरकार में लियाकत अली खां वित्त मंत्री बने। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? लियाकत अली खान। देखिए कुछ और जान लीजिए। अगर देखिए, ये हमेशा क्वेश्चन आता है अंतरिम सरकार से बीपीएससी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय किसको मिल गया? लियाकत अली खान को। एक क्वेश्चन आता है कि अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ठीक है, तो वो क्या थे? आगे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, या फिर यही बता दूं आपको। कृषि मंत्री थे वो। ठीक है, क्या थे? कृषि मंत्रालय संभाल रहे थे। वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ये पटेल साहब जो हैं, इनके पास क्या था? जल्दी बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था होम अफेयर, यानी कि गृह मंत्रालय सरदार पटेल के पास था। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री अली गोपालाचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? गदर पार्टी जापान में हुआ था, यूएसए में, जर्मनी में, या कहीं और में? सही जवाब है यूएसए। गदर पार्टी यूएसए। देखिए, तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर है ये? यूएसए में। किसके द्वारा किया गया था पता है आप लोगों को? कौन अध्यक्ष थे इसके? सरदार सोहन सिंह भाकना। इसके अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। ठीक है, ये जो गदर पार्टी है, इसके पीछे सोच क्या थी? सोच थी कि आर्म्स स्ट्रगल करना, और आर्म्स स्ट्रगल करके एक राजनीतिक आज़ादी जो है भारत को प्राप्त करना। इस पार्टी की स्थापना के पीछे लाला हरदयाल की सोच थी कि इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जितने भी गतिविधि चलाने का आरोप लगाया गया था उनके पास, बाद में वो अमेरिका चले गए और वहीं पर जो है गदर पार्टी की स्थापना करी। उर्दू और गुरुमुखी और गुजराती भाषा में गदर पत्रिका निकालते थे लोग। गदर पत्रिका का संचालन करते थे, जिस पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। अंग्रेजी राज का काला
ठीक था, ये इनका स्लोगन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना कहां पर की? पुणे में। ठीक है, तो गोखले जो हैं भारत का हीरा, भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न, ठीक है। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनके बारे में तिलक ने कहा था, जो लोकमान्य तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के लिए उन्होंने क्या कहा? भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी, सही आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया 1928 में लिखा गया, 1928 में लिखा गया, और किसके द्वारा लिखा गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय ने और भी कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे इन्होंने लिखा आर्य समाज के ऊपर किताब लिखी है, जो कि 1915 में छपी। ठीक है, इसके अलावा लिखा इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये छपा 1917 में। ठीक है, इसके अलावा द स्टोरी ऑफ माई डिस्पुटेशन, कई सारे किताब लिखे। अगर हम तिलक की बात करें तो तिलक ने क्या लिखा? केसरी, तिलक का क्या लिखा? वो केसरी, मराठा, गीता रहस्य, ये तीनों किताब किसके द्वारा लिखी गई है? केसरी, मराठा और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन, कितने गोलमेज सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन क्या है आखिरकार? देखिए, एक और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, गोलमेज इसको बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल क्या है? इसका मतलब क्या है कि ऐसे एक टेबल बीच में लगा हुआ है गोल, और सभी लोग जो है एक साथ बैठे हुए हैं ऐसे। ठीक है, यह है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और एक और जान लीजिए कि क्या है? तीन, इसका मतलब आपको लगता होगा कि 1 2 3, ये तीनों अलग अलग सम्मेलन हुआ होगा? नहीं, ध्यान रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन एक ही है। ध्यान रखना क्या है, ये गोलमेज सम्मेलन क्या है? एक ही गोलमेज सम्मेलन है। उनके ये 3 सेशन हैं। क्या है ये सेशन है 3 अलग अलग, सम्मेलन एक ही है। चलिए आते हैं, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन
में किसने भाग लिया? सही जवाब है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दलित समूह के प्रतिनिधि के तौर पर इनको तीनों सम्मेलनों में बुलाया गया, तीनों सेशन में बुलाया गया। ठीक है, अब देखिए, ये तो तीनों सम्मेलन में आए। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू भी तीनों सम्मेलनों में सम्मिलित हैं। तेज बहादुर सप्रू अब देखिए, अगर सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आ जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था और तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर दोनों ऑप्शन में हो, ऐसा समझिए, बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू ये दोनों ऑप्शन में हो, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। समझ मेरी बात? अगर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले लोग हैं तो बी आर अम्बेडकर तो हैं ही, तेज बहादुर सप्रू भी हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि तेज बहादुर सप्रू अगर विकल्प में ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा फिर आपका। समझ मेरी बात? हाँ, तो तीनों सम्मेलनों में शामिल हुए थे दोनों। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है, प्रधानमंत्री उस समय थे, इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये सम्मेलन हुआ कहाँ था? लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था। जगह का नाम क्या था? सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस। ठीक है, अब देखिए, सेंट जेम्स पैलेस में होने वाले सम्मेलन जो है, जो पहला सम्मेलन हुआ था, यहां पर लिखूं पहला था। देखिए, जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 को, ये पहला वाला हुआ था। दूसरा वाला जो हुआ था वो हुआ था 1931 में, और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1932 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताइए। सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इन दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, तो भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था। इसका उद्देश्य था लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को हर तरीके से बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नाम पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश ने जोड़ा था? सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? बताइए।
सही जवाब क्या है? सही जवाब है जर्मनी। देखिए क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी गए तो वे एडोल्फ हिटलर से मिले और एडोल्फ हिटलर ने उनको नेताजी कहकर संबोधित किया, जोड़ा। ठीक है, कहां पर? जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? चटगांव, सही जवाब है सी, सूर्यसेन। सूर्यसेन, तो चटगांव शस्त्रागार धावे में सूर्यसेन की नेतृत्व थी, उनकी लीडरशिप में जो है यह हमला हुआ था। इसके कारण जो है 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार किया गया। कब गिरफ्तार किया गया? 16 फरवरी 1933 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के बाद 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखा आनंद मठ। ये उपन्यास है, ध्यान रखना है, यह क्या है? उपन्यास है। इसमें किस विद्रोह का जिक्र किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है? सही जवाब है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह जो है 1760 ईस्वी में हुआ था और आनंद मठ जो लिखी गई, ये लिखी गई 1882 में। ठीक है, यह कैसी है? बंगाली उपन्यास था, बंगाली में लिखी गई थी। इसी में वंदे मातरम आनंद मठ में जो है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, ये इसी उपन्यास से लिया गया है। इसका नाम क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आगमन, कैबिनेट मिशन। तो कौन पहले आया? देखिए, तो क्रिप्स मिशन का जो आगमन है 23 मार्च 1942 को हुआ, 23 मार्च को। भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है 7 अगस्त 1942 को हुआ। कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को हुआ। ठीक है, 29 मार्च 46 को हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो कौन सी होगी आपके पास? देखिए, क्रिप्स मिशन जो है, आगमन जो सबसे पहले होगा। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आया था? तो युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, इसने कहा, और घरेलू या बाहरी सत्ता का अधीन नहीं होगा। युद्ध के बाद एक संविधान बनेगा। ठीक है, ये तमाम वायदे के साथ क्रिप्स मिशन भारत आई थी। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो है इसमें सबसे पहले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अभी हमने पिछले बताया था कि क्वेश्चन आएगा ये। देखिए, अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद क्या थे? इनके पास जो है, ये तो सही हो, इसमें होगा
उपयुक्त में से कोई नहीं। इनके पास था खाद्य व कृषि मंत्रालय, खाद्य और कृषि मंत्रालय। अच्छा, आप लोग बताइए कि विधि मंत्री कौन थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? जवाब दीजिएगा आप लोग जब देखेंगे तो। ठीक है, कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे जे.एन. मंडल। जे.एन. मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किया था? 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सही जवाब क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। यह एक हिस्टोरिकल अधिवेशन था। ठीक है, और इसने जो है जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी इनके पिताजी के द्वारा, इनके द्वारा, ये जो नेहरू हैं इनके द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। इसको कहा कि हम नहीं मानते। इन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, हमें नहीं चाहिए। सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य, यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसी सम्मेलन में पूर्ण स्वराज जो है कांग्रेस का लक्ष्य बन गया कि हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा स्वराज चाहिए। और इसमें उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और राजाओं, नरेशों या उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती हो। ठीक है, इस अधिवेशन में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। ठीक है, तो पहली बार जो है 26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया, रावी नदी। अब देखिए, आप लोग देखते होंगे कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, आधा भाग लागू कर दिया गया था। लेकिन हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो 26 जनवरी तक ले जाने का जो मकसद था यही था कि जो इस दिवस को 26 जनवरी जो हमने पहली बार फ्लैग लहराया था उसको ध्यान में रखते हुए जो है रिपब्लिक डे को जो है इस दिन घोषित किया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मंतव्य है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे अभी, उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा पसंद करिए और शेयर करिए। और प्रतिदिन आपको जो है 8 बजे या 9 बजे आपको जो है ये वीडियो मिलेगा। मोस्टली 8 बजे ही मिलेगा, लेट हो गया था। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और इस पेज को, इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।